पूरी सरकार मौज मस्ती में लिप्त है। अपने ऊपर हम कोई अनुशासन लागू नहीं करेंगे, लेकिन जनता से हम कह रहे हैं कि तुम बाहर विदेश घूमने मत जाओ, तुम शादी ब्याह बाहर मत जाके करो, तुम गोल्ड मत खरीदो, तुम पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। ये बहुत जरूरी था, ये कहना प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन इसको बहुत पहले उनको कहना चाहिए था। देश से इस बात को छुपा के इसलिए नहीं रखना चाहिए था कि 4 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, कि देश के भीतर की यात्रा है या देश के बाहर की यात्रा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को अपनी यात्राओं पर रोक लगाना पड़ेगा। जनता को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम लोग कमर कस के तैयार रहें, बहुत कुछ होने वाला है। ये जो भूमिका है वो खास करके तेल की कीमतें जो हैं, रिटेल प्राइस, कच्चे तेल, पेट्रोल डीजल वगैरह की, गैस की, वो बढ़ने वाला है। उससे कोई बचाव कर ही नहीं सकता है। तेल कंपनियां, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। फर्टिलाइजर के बगैर किसान खेती नहीं कर सकता है, उसकी खेती प्रभावित होगी। एल नीनो से भी उसकी खेती प्रभावित होगी। कुल मिला जुला कर आने वाले दिन बहुत संकट के दिन होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, चुनाव समाप्त हो गए हैं। जी हां, हमें और आपको तो मालूम था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो सरकार है, उसे अब इल्म हुआ है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कहीं उनका जो 2014 से अब तक का दौर है, कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। हम लोग कहते रहे हैं कि हम अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं। अब उन्होंने कुछ नई जो घोषणाएं की हैं, नए जो उन्होंने कहीं अपील की है देश की जनता से, तो ऐसा लग रहा है कि अब हम जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आर्थिक जो कहीं इमरजेंसी उस और बढ़ रहे हैं। और उनकी जो अपील है वो बिल्कुल ऐसी है कि कहीं ना कहीं आहट है कि महंगाई बम फोड़ने के पहले एक माहौल बनाया जा रहा है। क्या है ये सब जो कहा गया है प्रधानमंत्री की ओर से, इसके मायने कैसे निकाले जाए, आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं? इन्हीं सब विषय, इन्हीं सब मसले मुद्दों पर बातचीत करने चलेंगे। बेहद खास मेहमान क्या जुड़ गए हमसे देश के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री श्री यशवंत सिन्हा। यशवंत साहब, बहुत बहुत स्वागत, आपने हमारे लिए वक्त निकालते हैं, आभार आपका। और शुरुआत यहीं से कि प्रधानमंत्री जी ने फिर देश के नाम कुछ अपीलें की हैं। वे कह रहे हैं कि तेल के कुएं नहीं है भारत में, पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं, सोना ना खरीदें। पहली प्रतिक्रिया उनकी अपील पर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, चुनाव खत्म हो गए, मोदी जी सब चुनाव जीत गए। चुनाव जब तक चल रहे थे तब तक इन चीज़ों की ओर उनका ध्यान नहीं था। अब चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, मोदी जी एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि उनका कोई मुकाबला चुनाव में नहीं कर सकता है। तो अब वो गंभीर मुद्दों की तरफ उनका ध्यान जा रहा है, जो जाना चाहिए था बहुत पहले। देखिए, गल्फ का जो ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध हुआ, उसका व्यापक असर पड़ा है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, जहाँ से हम तेल का आयात करते हैं, फर्टिलाइजर का आयात करते हैं, यूरिया का आयात, बहुत तरह के आयात हम करते हैं। और हमारे करोड़ों भारतीय वहाँ पर काम करते हैं उस इलाके में, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में हमको धन भेजते हैं, जो जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरामदेह स्थिति में रहता है। तो ये महत्व है उस क्षेत्र का जहां पर कि युद्ध हो रहा है। अब युद्ध में भारत ने कोई भूमिका नहीं निभाई, मध्यस्थता नहीं की, लोगों को समझाने बुझाने का काम नहीं किया जैसे पहले भारत करता था, वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन हर आदमी जानता था, हर आदमी इस बात को समझ रहा था कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, इसका व्यापक असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। दूसरी ओर हमें मौसम वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी दी कि इस बार एल नीनो का प्रभाव होने वाला है, और एल नीनो के प्रभाव के चलते भारत में मानसून की जो बारिश होती है, जिससे हमारी कृषि व्यवस्था चलती है एक तरह से,
तो वो एल नीनो का असर ऐसा पड़ने वाला है कि बारिश कम होगी, बारिश कम होने से कृषि का उत्पादन कम होगा, किसान की आमदनी कम होगी, और कृषि पर आधारित लगभग 47% लोग जो इस देश में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कृषि आधारित जीवन जीते हैं, उनके जीवन के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये सब बातें सब लोग जानते थे। केवल मोदी जी चुनावी सभा में ये कहते थे कि भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, और हम लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अब वो अचानक चुनाव खत्म होने के बाद कह रहे हैं कि कोविड के समय के जैसे हालात हो गए हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई ये कम करो, ये कम करो, ये कम करो। ठीक है, मैं एक दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं भी सरकार में रहा हूं, मैंने भी समस्याएं फेस की हैं, हमने भी ऑस्टेरिटी, मत व्ययता की बात की है सरकार में रहते हुए, लेकिन उसकी शुरुआत होती थी सरकार से। एब्सोल्यूट। उसकी सरकार से ही शुरुआत होती थी। प्रधानमंत्री, उनके सीनियर मिनिस्टर, उनके खर्चे में कटौती सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। अब आज अगर मोदी जी कहें कि बाहर घूमने मत जाओ और खुद 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, तो शायद इसका क्या चार देश, असर पड़ेगा लोगों यूरोप पे? यूरोप और यूएई जा रहे हैं, 4 देश हैं, अच्छा, शायद 4 यूएई देश। जुड़, हाँ 4 देश, यूएई उसमें जुड़ गया, तो 4 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अभी तो उन्होंने पूरी दुनिया ही घूम ली है, और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है जिसके चलते उनको तत्काल प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। विदेश मंत्री घूम ही रहे हैं। अभी ट्रिनिडा टोबैगो के जो सबसे दूर इलाका है, वहां से घूम घाम के आए हैं। तो पूरी सरकार मौज मस्ती में लिप्त है। अपने ऊपर हम कोई अनुशासन लागू नहीं करेंगे, लेकिन जनता से हम कह रहे हैं कि तुम बाहर विदेश घूमने मत जाओ, तुम शादी ब्याह बाहर मत जाके करो, तुम गोल्ड मत खरीदो, तुम पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। अब हमारे हजारीबाग में तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें? अगर हम 2 व्हीलर भी करते हैं तो वो पर्सनलाइज सर्विस है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट है। तो कितने मध्यम वर्ग और छोटे शहर हैं जिसमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? आप दिल्ली की बात खाली कह के, अब मुंबई की बात करके पूरे देश की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, और इसीलिए मैं 2 बातें कह के इस विषय को यहां समाप्त करूंगा। नंबर 1, कि ये बहुत जरूरी था, ये कहना प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन इसको बहुत पहले उनको कहना चाहिए था। देश से इस बात को छुपा के इसलिए नहीं रखना चाहिए था कि 4 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं। नंबर 2, शुरुआत उनको अपने घर से करनी चाहिए। खुद उनको अपना उदाहरण सेट करना पड़ेगा। अगर वो उदाहरण सेट नहीं करते हैं तो जनता क्यों उनके बात के ऊपर विश्वास करेगी? बिल्कुल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सरकार में रहे और आप खैर उस दौर में थे जब इतने तामझाम और इस तरीके का नहीं होता जैसे मोदी जी के शो होते हैं। अब तो इवेंट वाली सरकार, ये बार बार निकलता है, देखते भी हर चीज इवेंट है। तो यदि हम इसको अब आज के दौर से तुलना करें, आप क्योंकि रहे तो आपको पता है कि एक यात्रा प्रधानमंत्री की देश में ही करिए, एक दिन के लिए कहीं जाते हैं तो कितना व्यय होता है, आज क्या होता होगा। आप देखिए आज फिर वो सोमनाथ पहुंचे हुए हैं, उसके पहले वो कहीं अलग अलग, वो हर इवेंट ही इवेंट है, चुनाव भी इवेंट के ही तौर पर लड़ते हैं। तो अगर हम सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उनका एक दिन का दौरा देश के लिए कितना बड़ा खर्च लेकर आता है, क्या है उसका बहुत लगभग आपके? बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा खर्च लेकर आता है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं तो उनका बुलेट प्रूफ गाड़ी पहले से वहां पहुंचाई जाती है, गाड़ियां एक नहीं कई। तो उनको हवाई जहाज होते हैं, पीएम का खुद का हवाई जहाज जाता है। फिर जहां जाते हैं वहां बहुत तामझाम होता है, बहुत तरह की व्यवस्थाएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से और तामझाम के दृष्टिकोण से करना होता है। तो हर ट्रिप उनका खर्चीला होता है, बहुत ही खर्चीला होता है। वो जहां लैंड करता है उनका प्लेन ना या हेलीकॉप्टर, वहां आपने देखा होगा कि एक टेंट लगाया जाता है। वो एयर कंडीशन टेंट होता है, उसके अंदर बाथरूम होता है, सब सहूलियत होती है।
अगर प्रधानमंत्री चाहें तो वहां थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, चाहें तो लोगों से एयर कंडीशन वातावरण में बैठकर बात कर सकते हैं। तो ये सब मुफ्त में तो नहीं आता है, ये सब खर्च होता है। तो इसलिए मैं फिर जोर देके इस बात को कहूंगा कि देश के भीतर की यात्रा है या देश के बाहर की यात्रा है, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को अपनी यात्राओं पर रोक लगाना पड़ेगा। आजकल जमाना किसका है? वो दूरदर्शन पर आ सकते हैं, सब चैनल में उनके ये आते हैं, उनके लेख हर अखबार में छपते हैं। तो उनको वो समस्या नहीं है ना जो आपके और हमारे सामने है, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये कुछ लोग देख रहे होंगे या देखेंगे, सारी दुनिया तो देखने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उनका तो जो कुछ होता है वो सारी दुनिया देखती है। तो उस तरह कम्युनिकेट करें, अगर कम्युनिकेट करना है तो एग्जैक्टली, नहीं स्थल पर आपने बहुत, जाना। जी प्लीज 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 करिए। नहीं, मैं कह रहा था कि जगह जगह जाना कोई आवश्यक नहीं है आज के टेक्नोलॉजिकल युग में। बिल्कुल। लेकिन यशवंत सर, हम देख रहे हैं, देखिए आप तो चूंकि पहले कभी हम मानते थे कि चाल चरित्र चेहरा सब अंतर है भारतीय जनता पार्टी का, और बहुत, और आपने मितव्ययिता की बात की, मैं उस मध्य प्रदेश में हूं, मुझे याद है दिग्विजय सिंह का रिजीम, मुझे याद है कर्नल अजय नारायण मुशान वित्त मंत्री होते, तो बहुत उन्होंने अपने खुद के, जो आपने कहा ना कि अपने अंतरी खुद कैबिनेट पे बहुत पाबंदियां लगी थी, उनके खर्चे कटे थे, सब हुआ था, सारी चीजें हुई थी। अभी दुनिया में देख रहे हैं, दुनिया में कटौतियां हो रही, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज ये भी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम इस मध्य प्रदेश में बैठे हैं और उनके जो सूबे हैं, हर जगह देखिए इवेंट ही इवेंट है। वहां के मुख्यमंत्री गण भी, उनके उड़न खटोले, उनके हवाई जहाज रुकते नहीं है, चलते रहते हैं सतत। अभी तक कोई भी एक भी डायरेक्शन नहीं दिखाई दिया है, तो फिर ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे याद है कि जब हमने ऑस्टेरिटी मितव्ययता की बात की थी ना संजीव जी, तो मैंने जब मैं एयर से ट्रैवल करता था तो मैंने बिजनेस क्लास में बैठना छोड़ दिया, मैं खुद इकोनॉमी में बैठता था कि लोग देखें। और जॉर्ज फर्नांडिस का उदाहरण तो आप जानते ही हैं, जी वो तो सर, जी कभी सर। बिजनेस क्लास वगैरह में बैठे नहीं, और इकोनॉमी में भी जाके सबसे बेचारे पीछे वाले सीट पर बैठते थे। तो एक वातावरण था पूरी सरकार में कि ऑस्टेरिटी करना है, मितव्ययता करना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। और उसके बाद जब हम लोग देश की जनता से अपील करते थे कि भाई हमें सावधान हो जाना चाहिए, इस कारण हमको ऑस्टेरिटी करना है, तब उस अपील का एक कन्विंसिंग अपील होता था। लोग विश्वास करते थे कि हाँ भाई, इन्होंने अपने केस में कटौती की है, तो हम लोगों को भी कटौती करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री का आपको याद होगा ना, जी हाँ, जी हाँ। जब उन्होंने कहा कि भाई शाम को एक शाम ही खाना खाओ, तो जी पूरा जी देश एक ही शाम खाना खाने लगा। ये मॉरल अपील थी, ये जी जी। मॉरल ताकत थी। आज की सरकार में वो मॉरल ताकत नहीं है, नहीं, और उनके उनके इसलिए भी बेटे ने नहीं है। उनके बेटे ने वाहन यूज कर लिया, तो उसके उन्होंने पैसे दिए थे, ये भी उसका एक हाँ, है वो, बताइए। उसकी नजीर है, तो नजीर। हाँ, तो ये बहुत उदाहरण है इस देश में। अब मोदी जी मौज करें, मोदी जी के मंत्री मौज करें, सरकार में बैठे लोग मौज करें, सरकार में कोई इकोनॉमी नहीं हो, कोई ऑस्टेरिटी नहीं हो, बजट में कोई रिडक्शन नहीं हो, तो क्यों जनता के ऊपर ये कह रहे हैं जनता से कि तुम कम करो? अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आपसे हो ही गई, तो आज मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की अपील आने के बाद भी दिल्ली में इतनी ट्रैफिक थी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उनको जहां आधा घंटा लगना था वहां 1.5 घंटा लग गया। जी जी जी। नहीं, वो आज तो शायद यही आवश्यकता भी यही इनकी अपील का जो असर पड़ा है है। जी। वो यही पड़ा है। यस सर। इधर ने एक चीज और कही है, उन्होंने एक जो आंकड़ा दिया है, इसको आप थोड़ा तस्दीक करिएगा, इस पे आप कमेंट करिएगा, का सोना है, विदेश यात्रा है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है, इसमें 22 लाख करोड़ का जो है ये साल का खर्च होता है। ये इसको कैसे, इसमें क्या है 22 लाख करोड़ एक साल में? और नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखें ना कि तेल का जो घाटा ही है, केवल कच्चे तेल का जो कंपनियां उठा रही हैं, तेल कंपनियां, तो 1,000 करोड़ पर डे। प्रतिदिन है, जी जी जी। पर डे। लेकिन ये उनको 2 महीने से चुनाव के चलते याद नहीं आ रहा था, हरदीप पुरी ने कल बोला है जब सब सेट खत्म हो गया, मतलब ये भूमिका है कि आप तैयार रहिए, हम बम फोड़ने वाले हैं महंगाई का।
तो कमर्शियल एलपीजी का उन्होंने कीमत बढ़ा ही दी। एलपीजी को कंट्रोल इस तरह किए हुए हैं कि एलपीजी मिल ही नहीं रहा है। खास करके छोटे शहरों में एलपीजी की इतनी किल्लत है कि आप जाइए वहां पर तो पता चलता है। तो इसलिए एक तरह से अघोषित राशनिंग शुरू हो गया है। और आने वाले दिनों में मैं आपके माध्यम से जनता को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि हम लोग कमर कस के तैयार रहें, बहुत कुछ होने वाला है। ये जो भूमिका है वो खास करके तेल की कीमतें जो हैं, रिटेल प्राइस, कच्चे तेल, ये पेट्रोल डीजल वगैरह की, गैस की, वो बढ़ने वाला है। उससे कोई बचाव कर ही नहीं सकता है और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। राइट। सर, हमारी ये 2 साल से जो गाड़ी है, आर्थिक जो हमारा ढांचा है, गाड़ी है, ये बेपटरी है टोटल। नहीं, मतलब ये खंड खंड हो रहा था, ऐसा निकल रहा था। तो ये इसके भी अब और क्या हालात आप देख पा रहे हैं? आपने कहा कि बहुत बुरे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? अंदरूनी हालत हमारी क्या है? आर्थिक जो हमारी स्थिति। देखिए, ऐसा है, एक मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ। प्लीज। इन्होंने 2016 में नोटबंदी लागू कर दी, याद है ना आपको? जी हाँ। 8 नवंबर को 8 बजे रात को घोषित कर दिया कि ये नोट अब नहीं चलेंगे। सर। तो उसका बहुत व्यापक और बुरा असर पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। और आंकड़ा क्या कहता है, उसके पहले साल में अगर हम लोग 8% प्रति वर्ष के दर से हमारा ग्रोथ रेट था, तो नोटबंदी के बाद वो घटकर 4% हो गया। जितना काला धन था देश में वो सफेद हो गया, वो तो दूसरी बात है। इसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो दूसरी बात है। नोटबंदी का व्यापक असर पड़ा हमारे कृषि के ऊपर और छोटे उद्योगों के ऊपर। और उसके बाद से वो रिकवर करने ही वाले थे, तब तक कोविड आ गया। तो कोविड में फिर वही स्थिति हो गई। और आपको याद होगा वो दृश्य कि हजारों हजार लोग कैसे घर लौटने पर मजबूर हुए पैदल जी। चलकर। आज भी वही स्थिति हो गई है गैस की किल्लत के चलते। बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और बड़े शहरों में जो लोग रोजगार की तलाश में गए थे वो फिर वापस लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और वो दृश्य आपको याद होगा कि गुजरात में एक किधर ईस्टर्न यूपी या बिहार का आदमी था, वो लौट रहा था और कह रहा था दोबारा हम नहीं आएंगे इधर। तो लोग बहुत कष्ट उठाकर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं नौकरी वोकरी की तलाश में। अब वो नहीं है। एक बात और मुझे याद पड़ी अभी कि मैं पब्लिक लाइफ में था, अभी भी एक तरह से पब्लिक लाइफ में हूं। आज मेरे पास जो लोग आते हैं ना संजीव जी, हर सर। व्यक्ति यही कहता है कि भाई मेरे बच्चे को कहीं नौकरी लगवा जी जी जी। दो। बहुत बड़ा संकट है, कहीं कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इतना भयानक है कि पढ़ा लिखा लड़का घर में बैठा हुआ है, उसके चलते घर का वातावरण खराब हो रहा है, समाज के ऊपर उसका बुरा असर पड़ रहा है। और कोई नौकरी कहीं है ही नहीं। तो देश में एक आर्थिक संकट है और उस आर्थिक संकट से ईमानदारी से निपटने की जरूरत है। ईमानदारी से मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। उनको भुलावे में रखकर आप ये काम नहीं कर सकते। विश्वास में लीजिए, जो सच्चाई है उसको देश की जनता के सामने रखिए। सर, एक चीज और भी, एक आंकड़े की आप और तस्दीक करिएगा। मैं आपने देखा जो एफडीआई है, एफडीआई में कभी किसी दौर में जब कहते हैं कि जो 4,000 बिलियन डॉलर के आसपास का जो पूरा देश का दुनिया का कारोबार है, उसमें हमें 18% के आसपास तक मिला, जब हम माइनस में चले गए, -3 ऐसा कुछ आंकड़ा आता। ये भी क्या टोटल हम इस लेवल पे कोलैप्स है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए एफडीआई आता है, रेमिटेंसेस आते हैं, तो उससे हमारा शोरअप होता है, बढ़ता है जो विदेशी मुद्रा का भंडार है। बहुत सारे विदेशी जो है ना वो हमारे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में। अब उसमें होता क्या है कि जैसे कि स्टॉक मार्केट ही ले लीजिए, तो उसमें बहुत कई हजार करोड़ पैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हमारा स्टॉक मार्केट आज संकट में है।
रोज गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट तुरंत समझ आता है किस चीज का कितना बुरा असर पड़ेगा, हम समझे या ना समझे। तो वो पैसा जो स्टॉक मार्केट में विदेशी बेचते हैं अपना शेयर, उसको लेकर वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब जहां डॉलर रुपी एक्सचेंज होता है। अब वहां पर वो रुपीज देकर कहते हैं अब हमको डॉलर दो। तो डॉलर की मांग बढ़ती है। डॉलर की मांग को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो रिजर्व्स हैं उसमें से खर्च करता है कभी कभी, कि बहुत ज्यादा भागे नहीं, लेकिन फिर भी रुपए के ऊपर असर पड़ा ना, तभी तो 95 क्रॉस कर गया प्रति डॉलर। और जी हाँ, हम जी हाँ। आराम से नहीं बैठ सकते हैं प्रति डॉलर 95। मैं आपको ये कहूं कि हमको 95 डॉलर रुपए, में 95 रुपए 15 पैसे है आज का रेट, 95 15 आज 95-15। 95 रुपए 15 पैसे, 15 पैसे, उसको भी छोड़ना उचित नहीं होगा भैया, वो भी हमारे लिए बड़ा एक भार होता है, 15 पैसे ही भारी है। तो मैं आपसे यही कह रहा था ना कि हम जैसे हमने पेट्रोल या कच्चा तेल लिया, रिफाइन किया, यहाँ पर कच्चा तेल लिया तो डॉलर में पेमेंट किया, तो डॉलर की कीमत और बढ़ गई, तो रुपए में उसकी कीमत और आप समझिए कि बढ़ गई। और हम जब उसको बेचेंगे तो या तो हम घाटा सहें या कीमत बढ़ाकर ये करें। अब कीमत बढ़ाने की जहां तक बात है तेल कंपनियों की, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हम सरकार में थे, अटल जी की सरकार थी, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत मशक्कत करके ये तय किया कि जैसे दूसरे देशों में होता है, वहां पर हम तेल को की कीमत को कंट्रोल नहीं करेंगे पेट्रोल पंप पर। मार्केट रेगुलेटेड होगा और हर दिन तेल कंपनियां तय करेंगी कि आज तेल की कीमत क्या होगी। और अगर सरकार ये मानती है कि भाई तेल की कीमत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो फिर आप उसको सब्सिडाइज कीजिए, भार अपने ऊपर लीजिए। तो ये व्यवस्था एक लागू हुई थी, वो व्यवस्था खत्म हो गई। अब तेल कंपनियां स्वतंत्र नहीं हैं, नहीं तो ना बहुत पहले बढ़ा दिया होता। 1,000 करोड़ का जो घाटा सह रहे हैं प्रतिदिन, वो नहीं सहते। तो तेल कंपनियां, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। फर्टिलाइजर के बगैर किसान खेती नहीं कर सकता है, उसकी खेती प्रभावित होगी। एल नीनो से भी उसकी खेती प्रभावित होगी। कुल मिला जुलाकर आने वाले दिन बहुत संकट के दिन होने वाले हैं। एब्सोल्यूट सर। सर एक चीज और भी है, देखिए आपने कहा कि हमारे पास में गैस का भारी संकट है। मोदी जी ने ये भी कहा है कि आप खाद्य तेल कम खाएं, हम उबाल के भी नहीं खा सकते सर, हम कैसे करेंगे? जो यार एक छोटा सा इस पे मैं अंतिम सवाल करूंगा आपसे। कहीं से आप शहर में मत रहिए, देहात में मत रहिए, आप जंगल में चले जाइए। जंगल में जाकर लकड़ी फकड़ी जो मिलती है तो उससे खाना बनाइए। लकड़ी पे लोगों ने कब्जा कर लिया हमारे यहाँ, देखिए ना कैसे बेदर्दी से जंगल काटे जा रहे हैं, उस पर भी कब्जा है, वो हाँ भी आम बिल्कुल। जनता की नहीं है, आम जनता की नहीं। इस मध्य प्रदेश तो का आप तक कहीं पहुंच रहा होगा, सिंगरौली पहुंच रहा होगा, सिंगरौली में क्या हो रहा है। कहीं कोई रिकॉर्स नहीं है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, कष्ट कोयले पर उठाना कब्जा, पड़ेगा। लकड़ी पर कब्जा, गैस नहीं है, करे तो करे क्या, आमजन करे क्या? नहीं नहीं, मैं तो आता हूँ उस क्षेत्र से जहाँ जी कोयला का प्रोडक्शन होता है, जी हाँ, हजारीबाग। जी हाँ, जी और हाँ। जब गैस की किल्लत हुई ना, तो कोयले की कीमत जो है वो भी आसमान छूने लगी। तो ऐसा थोड़ी, वो सब पैरेलल चलता है। यस, यस, यस। तो सर ये जो अंतिम सवाल मेरा ये होगा, जो राहुल गांधी ने फिर कहा है कि मोदी जी को देश चलाना नहीं आ पा रहा है, नहीं आता है, ये फिर यही सबब करूंगा, क्या ठीक फरमा रहे हैं? वो बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे थे कि आपको ये जो आप भरमाने में, आपने जो कहा वही चीजें सब है कि भरमाने में लग रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ देश को कहीं भ्रमित करते रहे, देश से छुपाते रहे, तो नहीं चलाना आता है आपके पास देश, छोड़िए अब आप, हो गया बहुत। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, इनको देश चलाना नहीं आता है। और देखिए, जब सारी परिस्थिति सामान्य हो, दिन अच्छे से कट रहे हों, तो कोई भी चला लेगा। चलाने की चुनौती जो है वो तो संकट के समय में ही आती है ना, कि संकट का मुकाबला आपने कैसे किया। तो ये तो खुद संकट मोचक नहीं है, संकट पैदा करने वाले लोग, ये खुद संकट पैदा करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में ही कि इनके लिए सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट है। इनकी अपील का कोई नैतिक असर नहीं पड़ने वाला है देश की जनता के ऊपर, क्योंकि इनकी नैतिक ताकत ही नहीं बची है। और इसलिए ये जो कुछ इन्होंने कहा है
वो इस कान से जनता सुनेगी, उस कान से निकाल देगी, और अंततः इनको नियंत्रण करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा बहुत हार्श मेजर से, जिसके लिए जनता को तैयार रहना पड़ेगा। और शायद खुद घर से शुरू करें। आपने जो कहा वही है सबसे बड़ा सारे, खुद से शुरू करें, अपने खर्चे काटें और ये कुछ आडंबर बंद करें। शायद यही इसका सार है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हम वो तो छुपा रहे हैं, लेकिन जो आप जितना आपके पास में है, आप देश को देते हैं, और ऐसे ही आप देते रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर, धन्यवाद। बहुत दोस्तों, आप सुन रहे थे यशवंत सिन्हा साहब को। यशवंत सिन्हा ने दो टूक कहा है कि जो आ रहे हैं दिन बेहद बेहद संकट भरे होंगे, और उन्होंने जो कहा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उस तरह की ध्वनि है यशवंत जी की, जो पूरे का पूरा दृश्य रखा है। और जो केंद्र की सरकार है, जो हुक्मरान है, मोदी जी है, ये जो छुपाने की प्रवृत्ति है, छुपा छुपा कर ये देश आज यहाँ आके खड़ा हुआ है। और जो कहा है उन्होंने, अगर थोड़ा भी देश की जो हुक्मरान है समझ लें, तो शायद फिर बात कुछ तो कम, ये जो हम संकट है उस दिशा में आने वाले वक्त में कम होने की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।